वतन के लोगों। वेलकम टू पी फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। और आज का आपका जो क्लास होगा, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग कुछ वेक्टर और स्केलर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त किए थे। लेकिन आज का जो क्लासेस है उस क्लास में हम लोगों को ये देखना होगा कि आपको कि ये वेक्टर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आज देखेंगे, तो पहला टॉपिक होगा आज लोगों का, और ये है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर कितने टाइप्स का हो सकता है, यानी आपको हम जब भी बताए थे, एक टर्म याद रख लेना हमेशा, हम आपको कभी भी जब भी आपको बताए थे वेक्टर के बारे में बताए थे, तो इस वेक्टर के बारे में बेसिकली दो ही चीज़ों के बारे में बताए हैं कि इसके पास पहला जो टर्म होता है वो है आपको मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड वन है डायरेक्शन। आपको समझ आ रहा है चीज़? तो जब आप बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड क्या है डायरेक्शन, आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो तो बहुत सारा वेक्टर होगा और सारे वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा डायरेक्शन भी होगा। इन केस यदि किसी भी वेक्टर में यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेक्टर क्या होगा चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर क्या हो जाएगा चेंज होगा, डिफरेंट हो जाएगा, सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसी बेस पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या क्या होगा वेक्टर का टाइप्स। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, तो बहुत सारा वेक्टर का टाइप्स होगा और इसके लिए देखेंगे क्या है ये चीज़। तो सबसे पहला चीज़, तो पहला जो इसका टाइप्स होगा इस टाइप्स वेक्टर में, तो पहला टाइप्स है इसका इक्वल वेक्टर। तो लिखेंगे आप लोग इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इस इक्वल वेक्टर को आप सब सेम वेक्टर भी कह सकते हो। कौन सा वेक्टर? सेम वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्यों सेम वेक्टर कहेंगे इस चीज को जानना जरूरी है। इक्वल कह दिए तो इक्वल वेक्टर, किसे इक्वल वेक्टर कहेंगे? इक्वल वेक्टर के लिए कुछ तो कंडीशन होना चाहिए, कुछ टर्म होना चाहिए। देखिए क्या होगा इसका टर्म। जब हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो मान लिया जाए कि एक वेक्टर यहां पर है, ठीक है, और इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। क्या नाम दिया? ए वेक्टर। ठीक है, और एक वेक्टर और ले लिए इसके जस्ट बगल में और इसका नाम दे दिए हम लोग बी वेक्टर। अभी पता नहीं है कि दो वेक्टर है या तीन, दो इससे अधिक भी वेक्टर हो सकता है। अभी पता नहीं कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों में क्या है, क्या रिलेशन है, कोई दिक्कत? तो हम देखते हैं यदि इस कंडीशन में क्या मान लिया जाए, इफ है, इफ तो कुछ हो सकता है। मान ले क्या होगा, यदि मान लिया जाए दोनों वेक्टर में इफ है, पहला कंडीशन में क्या हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो तो आप लोग हमेशा यदि कोई ए वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को करना है तो क्या होगा, वेक्टर को क्या लगा देंगे मोड, मोड लगा देंगे, क्या होगा मैग्नीट्यूड। और तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर है और इस वेक्टर को मोड लगा दिए, ये क्या हुआ मोड मैंने क्या हुआ मॉडुलस, और मॉडुलस ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आप बात करते हैं इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यदि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या हो गया बी, यानी दो वेक्टर है ए एंड बी, दो वेक्टर है जिसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोथ आर क्या है सेम, सेम है, इक्वल है। और साथ ही साथ दोनों का यहां पर हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ है ए, यानी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बराबर हो जाए, यानी सेम हो जाए, यानी क्या होगा डायरेक्शन ऑफ है बी, यानी दो वेक्टर है। अब बताए थे वेक्टर के पास, किसी भी वेक्टर के पास बेसिकली जब जाएंगे तो दो ही चीज होता, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक क्या होगा डायरेक्शन। यानी दो वेक्टर है ए एंड बी, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बी वेक्टर के बराबर है, ए वेक्टर का डायरेक्शन किसके बराबर है बी वेक्टर के बराबर, यानी दोनों का हर चीज बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है। इसका मतलब है दोनों वेक्टर भी क्या होगा
बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। इसीलिए जब क्या है ए एंड बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, देन इस कंडीशन में आपको वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा रे, वेक्टर बी। इसलिए इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा वेक्टर कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। कोई दिक्कत? तो इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा डिफिनेशन आ जाता है, क्या, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड यानी 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर क्या होगा, सेम। तो हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर, इफ है 2 वेक्टर्स हैव सेम magnitude and direction, then vectors are called equal vector। यानी क्या है, यहां पे ए का इक्वल वेक्टर कौन होगा, ए का इक्वल वेक्टर कौन होगा, बी, एंड बी का इक्वल वेक्टर क्या होगा, ए। यहां तो कोई दिक्कत, यानी ए का इक्वल वेक्टर बी तो बी का इक्वल वेक्टर ए, तो बोथ आर क्या होगा, इक्वल टू ईच अदर। इसलिए क्योंकि ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे और वो नंबर 2 है, इसमें दूसरा नंबर में देखेंगे कौन सा वेक्टर होगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है निगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर, निगेटिव वेक्टर पढ़ेंगे। तो हम यहां पर लेंगे निगेटिव वेक्टर। और इस निगेटिव वेक्टर का ही दूसरा नाम है अपोजिट वेक्टर। अब ये निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर क्या है, जब इसके बारे में जानना होगा तो पता क्या है, सपोज कर लेते, देख लेते हैं, कुछ टर्म देखेंगे। मान लो कि यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ पर है, ठीक है, और इस वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर है, और एक वेक्टर यहाँ पर है, ऐसा है, और इस वेक्टर हम लोग क्या कहेंगे, बी वेक्टर कहेंगे। 2 वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर दिया हुआ है, पता नहीं क्या है दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है हमको पता नहीं। अब हमको देखना क्या है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। जब आप रिलेशन देखेंगे तो पता चलेगा ए है एक वेक्टर और बी है एक अनदर वेक्टर, 2 वेक्टर है। जब दोनों वेक्टर की बात हम करते हैं तो इस दोनों वेक्टर में मान लिया जाए इफ है मैग्नीट्यूड ऑफ है, एक नंबर में देखेंगे कि इफ है मैग्नीट्यूड ऑफ है वेक्टर ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों क्या है, सेम है। और दूसरा चीज देखना चाह रहे हैं कि क्या है कि यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन ऑफ है ए, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, बी। यानी क्या है, यहां पर 2 वेक्टर ले लिए, कंसीडर कर रहे हैं 2 वेक्टर के बारे में, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, 2 वेक्टर ले लिए। इस दोनों वेक्टर में क्या रिलेशन है पहले देखते हैं, कि पहला देखते हैं कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर इक्वल, सेम है। और लेकिन डायरेक्शन ऑफ ए अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी, यानी क्या है, ए का जो डायरेक्शन इधर है और बी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट में है। तो इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड, जब भी 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो, इस कंडीशन में इस दोनों वेक्टर को एक दूसरे का कौन सा वेक्टर कहेंगे, निगेटिव वेक्टर कहेंगे या अपोजिट वेक्टर कहेंगे। इस कंडीशन में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा वेक्टर ए, ये मस्ट भी होगा, वो क्या होगा, वेक्टर बी के निगेटिव होगा यहाँ पे इसको, इसलिए हम इसको कौन सा वेक्टर कहेंगे, निगेटिव है वेक्टर। यदि आपको ए को कहेंगे बी का निगेटिव वेक्टर, तो बी को क्या कहेंगे, ए का निगेटिव वेक्टर। यानी क्या है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए ए एंड बी आर कॉल्ड क्या है,
नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर, यानी एक का इसका नेगेटिव वेक्टर ये तो इसका नेगेटिव वेक्टर ये, यानी किसी भी वेक्टर का कहेगा नेगेटिव वेक्टर निकालने के लिए तो उसमें क्या लगा देना है, माइनस। तो अब देखो सिंपल सा, यहाँ तक हम समझ गए हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम समझना चाहेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपसे पूछ दिया जाए, कह दिया जाए कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, एक से कह दिया जाए कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ है ए, यानी कोई ए है, कोई क्या वेक्टर है, इस ए वेक्टर का कहेगा नेगेटिव वेक्टर निकालने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, तो हम लोग जानते मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो जब डायरेक्शन को अपोजिट करना हो उसमें क्या लगा देते हैं, माइनस। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए करना है तो ये मस्ट बी इक्वल टू होगा माइनस ए वेक्टर, यानी ए का अपोजिट वेक्टर माइनस ए, माइनस लगा देंगे तो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नेगेटिव वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होता, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो तो कौन सा वेक्टर होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा, बट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे है नंबर थर्ड। अब हम लोग नंबर थर्ड में देखेंगे कि जब वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो देखना होगा कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। बहुत सारे वेक्टर, इक्वल वेक्टर देखें, अपोजिट वेक्टर देखें, तो अब ये भी देखना होगा कौन सा वेक्टर देखना होगा, कोलिनियर वेक्टर क्या होगा। तो अब लोग देखेंगे अगला टॉपिक है वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, अब कोई बता सकता है, एक टर्म आता है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समझते हो, कोलिनियर का मतलब होता है लाई इन ए सेम लाइन, यानी कोई भी वेक्टर है, बहुत सारा वेक्टर होगा। अब मान लिया जाए बहुत सारा वेक्टर है, यदि क्या कह जाए कि यदि क्या एक वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, अब एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर हमने क्या लिए, यहाँ पर लिए, यानी इस वेक्टर का नाम दे दिए ए, इस वेक्टर का नाम दे दिए बी, इस वेक्टर का नाम दे दिए सी। कितना वेक्टर, दो है, बहुत सारा वेक्टर होगा। यदि इस वेक्टर को देखा जाए, यदि इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया जाए तो पता चलता है कि ये सेम लाइन पर लाई कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी, इसी तरह से बहुत सारा वेक्टर हो सकता है। ये जो होगा कहलाएगा, कौन सा वेक्टर कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑल वेक्टर्स लाई इन ए सेम लाइन, यानी एक ही लाइन पे ये क्या करता है, लाई कर रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर को कहेंगे, इसका डिफिनेशन होगा दोज वेक्टर्स which are lie in, क्या होगा रे, सेम लाइन, या सेम लाइन को हो, या इसी को कह सकते हैं एक्शन ऑफ लाइन, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्शन ऑफ क्या होगा रे, लाइन। इन एक ही एक्शन पे, यानी सारे लाइन ऑफ एक्शन को मिला दिया जाए सारे को, तो वो क्या होगा, एक ही लाइन पे पता चलेगा। इसलिए ये सारे को हम लोग कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। ये सारे का वेक्टर क्या है, एक ही लाइन पे है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो ही कोलिनियर वेक्टर पढ़े हैं तो आगे जो पढ़ना है नंबर को कोप्लेनर वेक्टर। नंबर 4 कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर की वेक्टर बात करते हैं, तो सबसे पहले जब भी हम प्लेनर की बात करें तो प्लेन को समझना होगा। क्या है, किसको समझना पड़ेगा, प्लेन। तो आप हम लोग बात किया जाए, जब प्लेन की बात करते हैं तो थोड़ा सा इस साइड में आके हम इस प्लेन को समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेन है क्या। ठीक है, तो आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में गए होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट कहाँ गए होंगे, एक्सिस में गए। जब वहाँ पर जाएंगे तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए, इसको कहेंगे एक्स, इसको कहेंगे वाई, और इसको क्या कहे थे, जेड, और ये जो मेरा पॉइंट था इसको कहे थे ओरिजिन। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब हम इस चीज़ को जो समझते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मान लिया जाए ये, यानी क्या है, यदि ये दोनों एक्स वाई, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, इसको कहेंगे वाई जेड प्लेन, और इसको कहेंगे जेड एक्स क्या होगा रे, प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, और यहाँ पर क्या होगा, जेड एक्स प्लेन। तो आपको बता दें
कोई भी दो लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होता है, लेकिन लाइन को हो या वेक्टर को हो, लेकिन तीन से अधिक लाइन की जब बात किया जाए तो वो एक प्लेन में हो भी सकता है और एक प्लेन में नहीं भी हो सकता। यानी एक प्लेन समझते हो कैसे? अब यहाँ पे देखो दो वेक्टर की बात करते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर ये है ना, और एक वेक्टर ये है। ये वेक्टर कहीं भी ले लो, ये हमेशा एक ही प्लेन में होगा ऑलवेज, यानी दो वेक्टर ऑलवेज इन ए सेम प्लेन। अब इसको रख दो इस वहाँ पर, जैसे बुक रहा है, ये बुक है ना, बुक है, इस पर इसको रख दो, कितना प्लेन में है? एक ही प्लेन में है। अब इसको ऐसे खड़ा कर दिया, आप देखो कितना प्लेन में है, यहीं से रख दो, कैसे है? कहीं भी रख दो, ये किस में प्लेन में है? ये एक प्लेन में हो सकता है। यानी दो वेक्टर ऑलवेज इन ए सेम प्लेन, इसलिए इस दोनों वेक्टर को हम लोग कौन सा कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब होता है इफ है टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड क्या होगा? कोप्लेनर वेक्टर। यदि बहुत सारा वेक्टर है और एक ही प्लेन में लाई करता है, लेकिन दो वेक्टर की जब भी बात करें तो दो वेक्टर ऑलवेज इन सेम प्लेन, यानी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होगा ही होगा। ये आप लोग यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि इसका डिफरेंट प्लेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लेन में दो चीज चाहिए, दो डायरेक्शन चाहिए, दो एक्सिस चाहिए, और यहाँ पर तो दो चीज ही है। तो ये हमेशा किसका फॉर्म करेगा? प्लेन का। तो दो वेक्टर ऑलवेज क्या होगा? रे कोप्लेनर वेक्टर होगा। लेकिन जब दो से अधिक तीन की बात कर सकते हैं तो ये कोप्लेनर हो भी सकता है और कोप्लेनर नहीं भी हो सकता। अब देखो इस तीनों की बात करें, देखो यहां से देखो, ये अब ये तीनों की बात करें, तीन वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर अभी क्या कोप्लेनर है, क्योंकि यहां पर रख दिए है ना। हो सकता है अभी क्या है, दो तीन लिए, तीन या चार भी ले सकते हैं, ये कोप्लेनर यदि एक प्लेन पे हो सकता है। लेकिन अब कंडीशन ऐसा ले लिया जाए, अब बताओ क्या ये कोप्लेनर है? देखो ये दो तो आगे प्लेन में है, ये दो तो आगे प्लेन में है ना, ये दो तो आगे प्लेन में, लेकिन ये प्लेन में नहीं आ रहा। यानी क्या है कि जब भी तीन वेक्टर से बात करें, तीन या तीन से अधिक बात करें, ये कोप्लेनर हो भी सकता है और कोप्लेनर नहीं भी हो सकता, लेकिन दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। तो कोप्लेनर के लिए जो भी जिस भी वेक्टर की बात करते हैं ऑलवेज लाई इन ए सेम प्लेन। तो हम बात करना चाहते हैं कि जब भी कोप्लेनर का वेक्टर होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कोप्लेनर में लिखेंगे इफ है वेक्टर्स आर लाई इन सेम प्लेन are called कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, यानी सेम प्लेन में लाई करे तो जैसे हम लोग बात किए यहाँ पे, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर दिया जाए तो हम यहाँ पे दो वेक्टर है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, इसका नाम दे दिए ए वेक्टर, इसका नाम दे दिए बी वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, यानी क्या है एक्स वाई और जेड, यानी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में है तो ये क्या कोप्लेनर है ना। यदि बहुत सारे वेक्टर एक्स वाई और जेड में भी चले जाए तो कोप्लेनर नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कोप्लेनर के लिए होगा। तो यहाँ पर आगे जो टर्म लिखनी है और उसको समझना है हम लोगों को, इसी में आगे तो आगे जो इंपॉर्टेंट है ये लिखना है, कोप्लेनर वेक्टर से रिलेटेड टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, यानी क्या है आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा, तो टू वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, टू क्या होगा, टू प्लेनर, यानी टू वेक्टर्स ऑलवेज क्या होगा, को प्लेनर वेक्टर होगा। बट दो से अधिक की बात कर जाए तो यहां पर आगे बात करते हैं थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स में और में नॉट बी कोप्लेनर वेक्टर। बताया था अभी जस्ट, यानी जब भी दो वेक्टर की बात करेंगे तो दो वेक्टर ऑलवेज इन ए सेम प्लेन, हमेशा होगा, कुछ भी कर लो हमेशा होगा। लेकिन जब भी तीन या तीन से अधिक वेक्टर की बात करें तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था मेरा कोप्लेनर वेक्टर। हम आगे बात करेंगे, क्या इसको मिटा दूं?
लिखना जल्दी लिखें। एक और टॉपिक पढ़ें, कंकरेंट वेक्टर्स, है ना। अब जो है पढ़ने वाले हैं, और ये कितने नंबर का होगा, आई थिंक कितना 5 नंबर का होगा। और इस टर्म को समझना है जिसका नाम है वेक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनकरेंट्स वेक्टर, इसको समझना है। क्या आप एक मीनिंग को समझते हो, कनकरेंट वेक्टर्स यानी कनकरेंट का मीनिंग समझते हो? देखिए यहाँ पे एक कनकरेंट है, एक इसकी मीनिंग को समझना पहले। एक्चुअल में इसका कनकरेंट, ये आपको हमेशा ज्योमेट्री से टर्म रिलेटेड है। कनकरेंट का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन शुड बी कॉमन, यानी एटलीस्ट क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सबका क्या होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन, तो हम बात करना चाहेंगे कनकरेंट की बात किया जाए, बहुत सारे वेक्टर ले लिए, बहुत सारे वेक्टर ले लिए। जैसे मान लिया जाए कि एक वेक्टर इधर ले लिए, सही है, एक वेक्टर हम इधर ले लिए, एक वेक्टर हम इधर ले लिए, एक वेक्टर हम इधर ले लिए, एक वेक्टर क्या ले लिए हम लोग, मानते हैं इधर ले लिए, बहुत सारे वेक्टर ले लिए। इस वेक्टर के नाम दे दिए हम लोग ए वेक्टर, इसका नाम दे दिए बी वेक्टर, इसका नाम दे दिए सी वेक्टर, डी वेक्टर, और ये बहुत वेक्टर है, बहुत सारा वेक्टर है, ए बी सी डी ई, या बहुत सारा वेक्टर है, जितना भी ले सकते हो ले लो। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन यानी किस लाइन के अलोंग ये एक्शन हो रहा है, तो अब यदि लाइन ऑफ एक्शन को मिला दिया जाए तो पता करते हैं किसका लाइन ऑफ एक्शन। यदि इसका लाइन ऑफ एक्शन को मिला दिया जाए, देखो मिला दिए, इसके लाइन ऑफ एक्शन को मिला दिए, मिला दिए, इसके लाइन ऑफ एक्शन को मिला दिए, मिला दिए लाइन ऑफ एक्शन। अब देखिए इसके लाइन ऑफ एक्शन को मिला दिए, इसके लाइन ऑफ एक्शन को मिला दिए, मिला दिए, तो पता चलता है कि जितना भी वेक्टर है सभी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहेंगे कॉमन पॉइंट ऑफ है, लाइन ऑफ है, एक्शन ऑफ है वेक्टर्स। ये जो पॉइंट है ये क्या कॉमन पॉइंट है। यदि क्या हो दो या दो से अधिक वेक्टर का, है ना, लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट क्या हो, कॉमन हो या कहीं पर इंटरसेक्ट करे, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, आपको ये कनकरेंट वेक्टर कर दिए। यहाँ पर ए बी सी डी ई सारा का सारा वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, कनकरेंट वेक्टर होगा, क्योंकि इन सारे वेक्टर का जो पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, एक्शन होता है, यानी क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन का जो कॉमन क्या होता है, पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट करता है, वो क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, यानी सबका सभी वेक्टर का जो है जो लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा, एक बिंदु पे क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इन सारे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, कनकरेंट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इफ है टू और more than two vectors have common point of है line of क्या हो, action are called concurrent वेक्टर। यानी आप जिस भी वेक्टर की बात करें तो उसका जो होगा, जो एक होगा लाइन ऑफ एक्शन का एक पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन हो चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कौन सा पॉइंट कॉमन होगा, तो जहां पर सारा वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ है लाइन ऑफ एक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कनकरेंट वेक्टर। आगे जो पढ़ना है हम लोगों को, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ना है कॉमन वेक्टर के बाद पढ़ना है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो अगला लिखेंगे टॉपिक लोकलाइज्ड वेक्टर। नंबर 6 कौन सा होगा, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लिखेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, और दूसरा इसी में टर्म लिखेंगे, और जो 7वां होगा और वो होगा नॉन
लोकलाइज्ड वेक्टर। दो वेक्टर की बात करते हैं, दोनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। एक होगा लोकलाइज्ड वेक्टर और एक होगा क्या होगा, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। सही है। तो लोकलाइज्ड वेक्टर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, अब बात करते हैं सिंपल सा चीज क्या करते हैं। कोई वेक्टर ले लिए, तो किसी वेक्टर में हम बताए थे जब भी वेक्टर की बात करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसको टेल कहते हैं और एक एंड पॉइंट होता है जिसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। तो जो टेल पॉइंट होता है यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी का मालूम होता है और किसी का फिक्स्ड होता है, किसी का फिक्स्ड नहीं होता है। तो जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो उसको कहेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो उसको क्या कहेंगे, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो मान लीजिए एक वेक्टर है तो क्या होगा, इसका होगा, इसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और इसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट नॉट फिक्स्ड। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर का डेफिनेशन होगा दोज वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज क्या होगा, फिक्स्ड इज लोकलाइज्ड वेक्टर, एंड दोज वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड और क्या होगा, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहते हैं। तुम लोगों की बात की है कि तुम डेली पूरब की तरह, मान लेते हैं एक लड़का है, उसके लिए बात करना चाह रहे होते हैं कि एक लड़का है और उसका ये घर है, ठीक है, और इस घर का यहां पर इसका ऑफिस है, यहां पे क्या है, और इसका क्या हो गया, होम, और ये क्या है, ऑफिस। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन एक यहां पर क्या है, यहां पर है एक और घर है यहां पे उसी लड़का का, और इसको हम लोग कहते हैं ससुराल। ठीक है, तो हम बात करना चाहते हैं, यहां पर दो टर्म आ रहा है ना। अब क्या करते हैं कि एक लड़का है वो डेली सुबह उठ के, वो लड़का क्या करता है, डेली सुबह उठ के अपने घर से कहां जाता है, ऑफिस। घर से उठेगा, घर से कहां निकलेगा, ऑफिस। घर से कहां, ऑफिस। घर से कहां, ऑफिस। यानी हमेशा वो स्टार्ट कहां से करता है, घर से। तो आपको कोई भी पूछ दिया जाए इसके बारे में, ये ऑफिस हमेशा कहां से जा रहा होता है, घर से जा रहा होता है। इट मीन्स इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या है रे, फिक्स्ड है। वो हमेशा क्या है रे, फिक्स्ड है। इसलिए इस वेक्टर को, यदि इस वेक्टर का नाम दे दिया ए, तो ये हमेशा कौन सा वेक्टर होगा, लोकलाइज्ड वेक्टर। सही है, कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। लेकिन इन केस ऑफ है, दूसरा है एक लड़का और है, अभी समझ गए लोकलाइज्ड वेक्टर। लेकिन दूसरा केस में क्या होगा, यही वेक्टर की बात करते हैं। दूसरा केस में क्या हो सकता है कि एक दूसरा लड़का है जो क्या करता है, जो ऑफिस जाता है, कभी अपने घर से ऑफिस जाता है, तो कभी अपने ससुराल से ऑफिस जाता है, तो कभी अपने दोस्त के रूम से, घर से ऑफिस जाता है। तो अब बताओ, ये जो ऑफिस वाला बंदा है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट कभी घर से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट कभी ससुराल से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट कभी दोस्त के घर से हो रहा है। इट मीन्स ये जो इसका स्टार्टिंग, देखो एंड पॉइंट तो वही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इसका फिक्स्ड है नहीं है। तो जिस भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है नहीं हो, यानी कहीं कभी घर, कभी ससुराल, कभी दोस्त के फ्रेंड, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये जो वेक्टर होगा इसको कहेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये जो वेक्टर कौन सा होगा, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। तो लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड समझ गए, यानी दोज वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड क्या होगा रे, लोकलाइज्ड वेक्टर, एंड दोज वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड क्या होगा रे, नॉन लोकलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर समझ गए, इसके एग्जाम्पल भी समझ गए थे। ये था आपका लोकलाइज और ये क्या था, नॉन लोकलाइज। लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर के टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इसको आखिरी बार में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाने वाले हैं। और जो वेक्टर का नाम है नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब बकवास है, सिर्फ जानना है ये क्या क्या होता है ना। लेकिन अब जो पढ़ने वाले बहुत बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना हम सबको है, तो इसमें पढ़ेंगे, और वो होगा कौन सा, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो अगला टॉपिक होगा है, अगला जो आपका है, और वो है, इसका नाम है नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर है। तो हम पढ़ेंगे, अगला है नल वेक्टर। नल, इस नल वेक्टर का ही दूसरा नाम है जिसका नाम क्या है, जीरो वेक्टर, और इसी को हम लोग कहते हैं जीरो
वेक्टर। अब ये समझ में नहीं आ रहा, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, ये क्या है नल वेक्टर और क्या है जीरो वेक्टर, इसको समझना है। जीरो का मतलब होता है, यहाँ पर बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। जीरो वेक्टर, तो नल वेक्टर का मतलब होता है, या जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। इसको समझना, जीरो वेक्टर समझने के लिए मान लिया जाए तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कोई वेक्टर है, यदि मान लिया जाए ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर ले, वेक्टर है, ये वेक्टर है, और इस वेक्टर की बात किया जाए और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, और ये वेक्टर है और इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, तो ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा रे, जीरो, और इसको हम लोग कौन सा वेक्टर कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। यानी जीरो वेक्टर मतलब हो गया कि जिस भी वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, पर किस डायरेक्शन में, आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, आर्बिट्ररी डायरेक्शन में। अब क्या है ये आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इसको समझना है तो पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन में कहता है कि दोज वेक्टर, those vector whose magnitude is zero and an arbitrary direction is called जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। हम यहाँ पे एक टर्म बात किए हैं कि दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज क्या हो, जीरो। हम बात कर दी थी एक वेक्टर है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो हो जाए, तो इस वेक्टर को हम लोग कौन सा वेक्टर कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। यहाँ तो समझ आ रही है, लेकिन एक टर्म आ रही है, एक टर्म ही है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किए हैं, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब होता है जीरो वेक्टर का डायरेक्शन तो होगा, पर वो किसी एक डायरेक्शन को फॉलो करेगा, पता नहीं है किस भी डायरेक्शन को, लेकिन वो डायरेक्शन फॉलो करेगा, पर किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन को वो क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब होता है एनी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन होगा किसी भी, नॉन डायरेक्शन नहीं है, पर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन होगा। इसलिए यानी क्या है, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। यानी जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, और पर डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्ररी होगा। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कहीं भी या कोई एक डायरेक्शन को अपोजिट करेगा, रखेगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, यानी कैसे हम लोग कहेंगे, किसको कहेंगे कि नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक बात करना चाहते हैं, चलिए एक है जिसे एग्जांपल लेना चाहते हैं, पहला एग्जांपल लिए, और पहला एग्जांपल आपको समझाना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम बात करते हैं, बॉडी, देखिए यहां पे एक एग्जांपल दिए हैं कि यहां पर दिए हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ है स्टेशनरी बॉडी। आप स्टेशनरी बॉडी समझ रहे हो, जब भी हम स्टेशनरी बॉडी की बात करते हैं तो स्टेशनरी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी किस कंडीशन में होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, कोई दिक्कत। तो जब कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगा, इसका मतलब नो चेंज इन पोजिशन। जब चेंज पोजिशन में चेंजिंग ना हो तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। कोई बॉडी रेस्ट में, उसका कहें डिस्प्लेसमेंट कितना, क्या कहोगे, जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है इसका, जीरो। इसलिए यदि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या किया जाए, डी से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो ये हमेशा क्या होगा रे, जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि स्टेशनरी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी बॉडी वो कौन सा वेक्टर होगा, वो जीरो वेक्टर होगा। अनदर एग्जांपल लेना चाहेंगे हम लोग, इसी में अनदर एग्जांपल लेंगे तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या है, आप लोग देखे होंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम सुने, तो हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन।
एक बॉडी लिखे हैं, एग्जांपल लिखे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां तो कोई दिक्कत? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दो वर्ड यूज किए हैं, एक वर्ड किए हैं एक्सीलरेशन और एक वर्ड यूज किए हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब समझना है, इसको समझना है, कैसे समझेंगे? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत बढ़िया, बोलते जाओ, किससे? ए से। ए ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द एक्सीलरेशन। लेकिन हम बात करें मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कहीं भी चले जाए बॉडी डिस्प्लेस होकर चले जाए, उसका जो वेलोसिटी हो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग जानते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो लेकिन एक्सीलरेशन की जब बात करते हैं, एक्सीलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी बात करें तो एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू होगा द रेट ऑफ चेंज इन, तो द रेट कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? v, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? u, दोनों को कर दिया जाए क्या होगा? बाय t। देखो कोई दिक्कत? बोलो यस और नो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि a मस्ट बी इक्वल टू इन ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी आर सेम इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट्स व्हाई बोथ आर कैंसिल आउट बिकम्स 0 एंड ए इक्वल टू क्या होगा रे? 0। तो ये मेरा कौन सा वेक्टर का एग्जांपल हुआ? जीरो वेक्टर का या नल वेक्टर। कोई दिक्कत? अगला देख लेते हैं। क्या बेटा कोशिश करेंगे, ये जो नल वेक्टर है कुछ प्रॉपर्टीज तो होगा रे, कुछ तो है। ये नल वेक्टर है ना, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं। ले कहता है लाख, 1 लाख में कितने 0? 5 जीरो। पर उसी लाख में से 0 को हटा दो तो वो लाख नहीं रहता। यानी समझ रहे हैं? इसका मतलब इस 0 का बहुत वैल्यू है, किसी में घुसेड़ दो तो लाख बना देता है और किसी में पिछवाड़ में लगा दो तो खाक बना देता। समझ आ रही चीज? तो हम देखेंगे इस जीरो वेक्टर को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए देखेंगे जो टॉपिक है और इसका जो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ है नल वेक्टर। इसी में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ है नल वेक्टर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर, ये नल वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है इसको जानना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नल वेक्टर क्यों पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड 0 है, फिर पढ़ेंगे क्यों पढ़ना है? कुछ तो बात है। इसको जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी इसका अहमियत समझ में आ जाएगी। इसको समझने के लिए हम बात करना चाहेंगे कि पहला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? यदि कोई भी वेक्टर है, याद रखना, यदि कोई भी वेक्टर है, यदि ए वेक्टर ले लिए, ठीक है, और इस वेक्टर में यदि जीरो वेक्टर को जोड़ दो या इस वेक्टर में जीरो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी सब्सट्रैक्शन कर दो या एडिशन कर दो, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है रे? अनचेंज्ड होता है। देयर इज नो चेंज इन रिजल्टेंट। क्या होगा रे? यानी जिसमें जोड़ते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। देखो यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं किया है, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, कोई छेड़खानी नहीं किया है, लेकिन ये जो है कमीना जीरो वेक्टर बहुत कमीनापन करेगा यहाँ पर। किसके साथ? नंबर 2 देखते हैं। यदि कोई भी वेक्टर है, कोई भी क्या है वेक्टर है, और इस वेक्टर के साथ या डॉट प्रोडक्ट कर दो या इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आगे पढ़ के पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ना, तो दोनों ही कंडीशन में खाक बना देता है। देखो यहां पे डॉट में 0 दिए हैं और यहां पे क्रॉस में वेक्टर दिए हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है और इसलिए स्केलर दिए हैं, वेक्टर नहीं दिए हैं, एरो नहीं लिए हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर होता है, इसलिए 0 दिए हैं। यानी क्या है? अब यहां पे पता चल गया होगा कि ये क्या है, किसी को लाख तो किसी को खाक यानी राख बना देता है। तो यानी क्या है कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर में ऐड कर दो या उससे सब्सट्रैक्ट कर दो तो उस वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन किसी वेक्टर में घुसेड़ दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो तो उसको क्या बना देता है? अपने जैसा बना देता है। कहता है कि तुम हमसे ज़्यादा बढ़ रहे हो, हम बढ़ने नहीं देंगे। आगे समझे? ये था प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। कोई दिक्कत?
लेकिन अब जो पढ़ने वाले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के दिन का, और वो है इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है, और यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हो गया इसके लिए सिंबल तक को चेंज कर दिया है। इतना इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर हम सब के लिए कि इसका सिंबल तक को चेंज कर दिया है। बोलो यस और नो, एकदम सिंबल तक को चेंज कर दिया, ऐसा इंपॉर्टेंट। आखिर क्या बात है जो इंपॉर्टेंट है रे झंडू बाम, देखेंगे, देखते हैं इसका। तो अगला जो है कितने नंबर का होगा, 9 नंबर हो, देख लो। तो यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर यानी 1x, 9 नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहेंगे PPI, जिसको VVI कहते हैं। PPI का मतलब होता है पप्पू फिजिक्स इंपॉर्टेंट, यानी इसको पढ़ेंगे, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे रे, यूनिट वेक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कमीना। ठीक है, आखिर यूनिट वेक्टर क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बाद में समझ जाएंगे, या पहले समझ लेते हैं पर फिर डिफिनेशन लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करो, कान को ऐसे पकड़ो, डायरेक्टली ऐसे पकड़ो, पकड़ना क्या है रे, कान को ही हम, लेकिन जिसमें आसानी से पकड़ा जाए वही काम कर लेंगे। तो देखिए हम लोग आसानी से पकड़ते हैं यूनिट वेक्टर को, सिंपल से। ये यूनिट जो है ना, जिस तरह से जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, 0, तो यहाँ भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट, यानी क्या 1। इसके पास डायरेक्शन होगा, पर कहाँ पे होगा, तो बात करता है। तो इसमें कहता है, इस डिफरेंस में कह सकता है कि दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज क्या होगा रे, 1 होगा मैग्नीट्यूड। कैसे 1 होगा, ध्यान से पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, unit magnitude in the direction of a given vector is called, कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। ये जो है ना, ये वेक्टर का खासियत है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, पर डायरेक्शन क्या होगा, जिस वेक्टर का कहेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डायरेक्शन उसी वेक्टर के क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, इस यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है, यानी यूनिट वेक्टर है और ये कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, और इसके लिए एक सिंबल ही यूज कर दिया अलग सा, यानी यूनिट वेक्टर है, यानी कोई वेक्टर मान लीजिए एक वेक्टर ए है, और कह देगा इस एक वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या निकालना है, तो इस वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका क्या निकालना होगा, ए। और सिंपल यदि वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। लेकिन जब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं रे, कैप, यानी टोपी लगाते हैं ऐसे करके, इसको कहते हैं ए कैप। तो रीड कैसे करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, रीड एज ए कैप, या नहीं तो और ए हेट, टोपी, बर्थडे में लगाते हैं टोपी रे, तो ए को क्या लगा दी हम लोग, टोपी लगा दी, हेट, या इसी को हम लोग कहते हैं ए कैरेट, कुछ भी पढ़ सकते इसको। यानी क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल दे दिया, यानी जिस ए का कहेगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो इस ए के ऊपर क्या लगा देंगे, टोपी, बर्थडे बना देंगे, बर्थडे बॉय कर देंगे, कहेंगे तुम्हारा बर्थडे है, इसका मतलब क्या, कौन सा है, तुम बर्थडे बॉय है, यानी यूनिट वेक्टर क्या है, इसका क्या बर्थडे बॉय है, क्या है, बर्थडे वाला टोपी बढ़ा दिए। तो ये क्या है कि ये आपको यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, ए कैप कहो, ए हैट कहो, ए कैरेट कहो। जिस तरह से कोई लड़का है जिसका नाम है, मान लो तुम्हारा नाम क्या है, केशव, तो कोई कहेगा केशवा, कोई कहेगा केसु, कहेगा कि नहीं कहेगा, इस तरह से इसको पढ़ो, ए कैप है, ए कैप, ए हैट, ए कैरेट, कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक है, समझ में जहां पर आ जाए वहीं पर काम बन जाती। ठीक है, तो आप तो समझ गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, पर ये क्या है, किसके डायरेक्शन में होता है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने कहेगा उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब है कि ये वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसका सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑलवेज represents the direction of क्या है,
वेक्टर, यानी आपको किसी भी वेक्टर, जो भी वेक्टर दिया हुआ, पता नहीं कौन सा वेक्टर है, जिस भी वेक्टर की बात कर दिया जाए, कह देगा कि कोई वेक्टर है और कह देगा कि उस वेक्टर का हमको डायरेक्शन निकालना है, तो क्या निकाल देंगे, किसमें, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यानी यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का क्या निकालता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत बोलो, तो हमको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो समझ गए कि यूनिट वेक्टर इसलिए यूज है क्योंकि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को यदि क्या निकालना हो तो क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। सही है। तो अब ये इसी बेस पे हम समझने की कोशिश करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, किस बेस पे इसका निकालेंगे, समझे। तो ये था इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये जो टॉपिक है इसको हम लोग पीपीआई करेंगे। आपसे पता चल गया होगा पीपीआई का मतलब पप्पू फिजिक्स एंड क्या होगा, पप्पू फिजिक्स इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है कि जो यूनिट वेक्टर है इसका यूज हमेशा किसी भी वेक्टर के किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं। ये था यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। आगे समझ में। तो आपको सिंपल सा कोई पूछ दे यूनिट वेक्टर, तो आप लोग इसको डायरेक्टली आंख मूंद के कह दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यानी कोई पूछेगा कि यूनिट वेक्टर क्या चीज किस में यूज करते हैं, तो कोई गिवन वेक्टर है उसकी क्या चीज निकालने में, डायरेक्शन निकालने में। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या इसको मिटा दूं। देखिए अब एक बात समझ में आ जाएगा इस यूनिट वेक्टर में। तो अभी बताए थे कि दो टर्म क्या है, ये मिटाऊं, इसे मिटाने के बाद ही पता चलेगा। मिटाते हैं, चलो। चलिए अब इसका एक अलग से वैल्यू कैसे निकाल, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, कैसे वेक्टर करते हैं। इसको निकालने के लिए मान लिया जाए कोई एक वेक्टर ए है दिया हुआ है, तो हम बात कर लिया जाए कि वेक्टर है तो वेक्टर के पास कितनी चीज होता है, दो चीज। क्या क्या होता है, पहला होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा रे, बताए थे, पहले भी बताए थे। आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उस वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यदि हम वेक्टर किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा रे, इसको क्या लगा देंगे, मोड, यानी मॉडुलस निकाल देंगे। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं तो दैट मॉडुलस ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, क्या होगा, मैग्नीट्यूड। किसको, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैग्नीट्यूड और गुना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देना हो तो किसको रिप्रेजेंट करना है, यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पे लेंगे, इसी के ऊपर लगा देंगे क्या, ये कौन सा वेक्टर होगा। अब यहाँ से ये वेक्टर निकालो तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा रे वेक्टर ए, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा रे, और ये मेरा कौन सा वेक्टर हो गया, बोलो। इससे पता चलता है यदि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो कौन सा वेक्टर प्राप्त होगा, यूनिट वेक्टर। इसी बेस पे एक और डिफिनेशन आ रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या क्या होगा, कि द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसी बेस पे एक डिफिनेशन अलग से दे सकते हैं, तो क्या दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सही है, ये मेरा इंपॉर्टेंट क्या था, यूनिट वेक्टर था। चलिए तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, ये भी यूनिट वेक्टर। लेकिन अब इस यूनिट वेक्टर को देखेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक लिखेंगे, यूनिट वेक्टर्स इन परपेंडिकुलर एक्सिस। इस एक्सिस में, परपेंडिकुलर एक्सिस में, जिसको बेस वेक्टर भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस वेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर है ना, वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर एक्सिस। अब बात करते हैं जब परपेंडिकुलर एक्सिस की बात जब करते हैं तो उसमें आप लोग समझना होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम लोग एक्सिस की जब बात करते हैं तो इसमें हम लोग अब तीन एक्सिस की बात कर रहे होते हैं। ये मेरा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये क्या होगा, ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या एक्सिस मतलब क्या होगा, एक्स डायरेक्शन,
वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, यानी तीनों डायरेक्शन हो गया। यदि आपको डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, बता दें यदि कोई भी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में हो तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, यानी क्या हो, एक्स डायरेक्शन में हो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो इधर हो, तो क्या हो, डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर से। अब बताए थे कि डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय द यूनिट वेक्टर, तो इस कंडीशन में इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो तो उसकी डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं आई कैप, और वाई डायरेक्शन में हो इसको कहते हैं जे कैप, और इस जेड डायरेक्शन में हो तो के कैप। इसीलिए आई कैप को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर तो कहते हैं, यानी इसके यूनिट के इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में है ना, क्या होगा रे, अलोंग एक्स एक्सिस। और जे कैप की बात करें तो ये होगा आपको यूनिट वेक्टर होगा अलोंग वाई एक्सिस। और यदि के की बात की जाए तो के वेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर कौन सा होगा रे, अलोंग जेड एक्सिस। यानी आपको इसे पता चल गया होगा, आई कैप कह दिया जाए कहीं लगा हो किसी के साथ तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, पर किस डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस को, जे वाई को और के जेड को। इसीलिए आई जे एंड के, इसी आई जे एंड के को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर एक्सिस, और आई जे के को ही हम लोग कहते हैं बेस वेक्टर। ठीक है, अब बात करना चाहते हैं, सपोज कर लो, मान लेते हैं इसी बेस पे यहाँ पे कोई एक वेक्टर ऐसे गया, ठीक है, क्या कर दिए, यहाँ पे कोई वेक्टर गया तो इस वेक्टर का नाम दे दिए ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर को हम लोग दे दिए ए वेक्टर लिख दिए यहाँ पे ए बराबर दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है ए आई कैप, है ना, या ऐसे दे दिया है यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, यानी क्या होगा के कैप। इसका मतलब है कि ए वेक्टर क्या कितने कोऑर्डिनेट में है, 3 कोऑर्डिनेट में, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। जहां पर एक्स में, एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है एक्स, वाई में कितना वाई, और जेड में कितना है जेड। इसी का वैल्यू दे दिया जाए, यदि एक वैल्यू ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए, मानते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, है ना, प्लस यहाँ पर लिख दिया 8 के कैप। इसका मतलब है ए वेक्टर है जिसका दो क्या कहते हैं, एक्स डायरेक्शन में, यानी आई कैप एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड 2, जे डायरेक्शन में यानी क्या कि वाई डायरेक्शन में 3, और के मतलब जेड, जेड मतलब कितना 8 मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया, इसका क्या हुआ, वेक्टर रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर एक्सिस में। इसलिए इसको आई जे और के को हम लोग क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं। ये था मेरा क्या था, टाइप्स ऑफ यूनिट। इस टाइप्स ऑफ यूनिट में हम लोग देखे थे इक्वल वेक्टर देखे, अपोजिट वेक्टर देखे, नल वेक्टर देखे, को लोकलाइज वेक्टर देखे, कोप्लेनर देखे, क्या कहते हैं कोलिनियर देखे, सारा वेक्टर देख लिए, है ना। इससे क्या है, ये था टाइप्स ऑफ वेक्टर। लेकिन जब अगले क्लास में हम लोग जाएंगे तो अब देखेंगे क्या होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर, हाउ टू ऐड द 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, वो देखेंगे। तब तक के लिए आप आज का दिन क्या हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लोज कर।